नमस्कार दोस्तों। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण को छोड़कर भागे होंगे, या रण को छोड़कर भागे होंगे। मोशन एजुकेशन नीट डिवीज़न में प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज का ये पॉडकास्ट जो हमें बताएगा कि सक्सेस, मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटरशिप का कॉम्बिनेशन कैसे हमें सफलता की ओर लेकर के आता है। और चूंकि प्यारे बच्चों आपके कोर्सेस लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको चाहिए अब थोड़ा सा मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन की डोज लेकर के मैं आज इस पॉडकास्ट चैनल पर आया हूँ। और सवाल यह है कि हमारा सलाहकार कैसा होना चाहिए, किससे हम सलाह लें, कोई हमारे दुख दर्द को समझे या हम उन लोगों से बात करें जो उस चीज़ से पहले गुजर चुके हों। तो मैं आज दोस्तों आपको मिलवाना चाहता हूं आज की अपनी पॉडकास्ट की गेस्ट। जी हाँ, जिनका नाम है डॉक्टर शिवा गुप्ता, जो 2018-19 बैच की मोशन की नीट डिवीज़न की स्टूडेंट रह चुकी हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपनी MBBS की जो पढ़ाई है वो पूरी कर चुकी हैं वो, और साथ ही साथ अब वो US जा रही हैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। इनके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस स्टूडेंट को मैंने बहुत करीब से देखा, इन्होंने जितनी मेहनत की उसी से शायद आज ये सफलता की इस परचम पर हैं। जब ये कोटा से सिलेक्ट होकर के अपने कॉलेज पहुँची तो इन्होंने पहले साल ही KGMU लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें परचम लहराया सफलता का, और इन्होंने वहाँ जा कर के फर्स्ट ईयर में टॉप किया। और यही नहीं, अगले साल इनके पास थे 5 गोल्ड मेडल। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, मैं चाहता हूँ आपको इनसे मिलवाना। और साथ ही साथ ये बात और बता दूँ, आज इनका एक अपना स्टार्टअप भी है, इनका एक NGO है जिसमें मेहनत कर रही हैं और जिसका नाम है इंडियन मेडिकोज फॉर चेंज। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे शिवा गुप्ता से, बहुत सारा मोटिवेशन लेंगे, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। और मुझे लगता है प्यारे बच्चों, शायद ऐसे जीवंत उदाहरण ही आपके जीवन को बदल सकते हैं। और ऐसे समय पे जब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जब आपको सही दिशा की आवश्यकता है, तो उन व्यक्तियों से क्यों ना सलाह ली जाए जिन्होंने उस यात्रा को जिया है। तो स्वागत है शिवा आपका बहुत बहुत मोशन के नीट चैनल पर। इस पॉडकास्ट में आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला। स्वाभाविक है आज आप जिस मुकाम पर हैं वो आपको ऐसे तो नहीं मिला, बहुत मेहनत आपने की है उसके लिए। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बच्चों को अपने बारे में बताएं सबसे पहले, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि सफलता एकदम से नहीं मिलती, सफलता धीरे धीरे मिलती है, सफलता के लिए थोड़े से इंतज़ार करने होते हैं, और फिर सफलता के बाद उस सफलता को हजम कैसे किया जाता है, और कैसे कॉलेज में पहुंच करके अपना मोटिवेशन मेंटेन करके आगे के रास्तों को प्रशस्त किया जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting, sir. Myself, Dr. Shiva Gupta. I am studying in MBBS at KGMU लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड जैसे सर ने बताया कि मैंने वहाँ टॉप किया था, मैंने अपना एक NGO भी खोला हुआ है, इंडियन मेडिकोज फॉर चेंज। बट इस सब की जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो थी मेरा मोशन में आना, मेरा कोटा में आना। एंड मेरा कोटा में आना एक हैपेंस्टेंस था जो हुआ, लेकिन इतना इजीली भी नहीं हुआ था। थोड़ा इशू था फैमिली के थ्रू, क्योंकि घर की इकलौती बेटी जिसको आने के लिए हर कोई मना कर रहा था। सब चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, वहीं तैयारी करूं, लेकिन ऐसा हुआ मैं अपनी ज़िद पे अड़ी। मैंने कहा मैं खाना छोड़ दूंगी, मैं पीना छोड़ दूंगी, पर मुझे कोटा जाना है। एंड मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैं मोशन आई और कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का ये जो डिफरेंस होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पता चला। क्योंकि जहाँ सब क्वांटिटी के पीछे भाग रहे थे, वहाँ मोशन क्वालिटी के पीछे भाग रहा था। एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट वेरी वेल। मैंने पूरी साल मेहनत की, लेकिन मेरी टीम जो थी उन्होंने साथ में मेरे मेहनत की, एंड इवेंचुअली मैं सिलेक्ट हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। और ये उदाहरण भी है अपने आप में। आपका बैच 2018-19 था बेसिकली, यानी कि कोविड से थोड़ा सा पहले की बात अगर अपन करें, है ना, तो मतलब बढ़िया टाइम पे आप आए और अपना आकर के आप यहाँ से सिलेक्शन लेकर के चले गए। फिर आप कॉलेज पहुँचे। कॉलेज की यात्रा के बारे में थोड़ा सा आप बताएं बच्चों को, क्योंकि कल को जो भावी डॉक्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको तो भी लग रहा है कि मुझे केवल अभी तो सिलेक्शन ही निकालना है, इसके बाद कॉलेज में
क्या क्या होगा। वैसे तो बहुत कुछ सब बच्चे जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जो संघर्ष आज कर रहे हैं या जो संघर्ष आगे करेंगे, जीवन में जो संघर्ष हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। ये आप और हम सब जानते हैं, कभी छोटे स्तर पर होते हैं, फिर उनका स्तर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला जाता है। तो उन चैलेंजेस के लिए कैसे अपने को तैयार करना है? जैसे कॉलेज की लाइफ के बारे में आपने बोला, प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग एक सीड होते हैं, हसलिंग टू ब्रेक ओपन। बस आपके ऊपर सूरज की रोशनी भी है, पानी भी डाला जा रहा है, खाद भी डाली जा रही है, सब आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो कि आप बढ़ो। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक तरीके से स्प्राउट कर चुके हो और आपकी नई लाइफ इंटायरली न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज में आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ डेवलप होता है। आप भी जानते हैं मैं इतना नहीं बोलती थी पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो सब कुछ आगे रहता है, लेकिन एक चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है, वो है आपकी मेहनत। क्योंकि अब कॉलेज में जाने के बाद आपके संग वो लोग नहीं है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके संग वो लोग हैं जो सब सिलेक्ट हो चुके हैं। उन लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की है, शायद ज़्यादा, कि वो उस जगह पे पहुँचे हैं। और अगर आपको वहाँ भी अपना एक नाम, अपनी एक पहचान मेंटेन करनी है, तो आपको मेहनत वहाँ भी कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पढ़ते हुए आए हैं, आपकी एक आदत बन जाती है। आपने अगर सही टेक्निक से पढ़ा है तो आपको पढ़ने की टेक्निक पता चल जाती है। तो जहाँ बाकी सब लोग घंटों लगा के पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ाई आप कुछ कम घंटों में कर लेते हैं। सही बात है। और थोड़ा अपने लिए समय निकालते हैं। और मेरे ख्याल से कोटा कोचिंग, जब हम कोटा कोचिंग की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, जो यहाँ पे तैयारी कराते हैं आपके जो मेंटर्स हैं, है ना, जैसे मोशन में भी आपके कुछ मेंटर्स रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद आपने वहाँ पहले साल जाके टॉप भी किया है। तो वो कहीं ना कहीं जो यहाँ की पढ़ाई है वो भी आपके काम तो आती होगी। मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, वो एक्सटेंशन है हमारे कंपटीशन का, हमारे कंपटीशन में जो हम पढ़ते हैं उनका। एंड क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे मेक श्योर कि आप जितना चाहिए उससे हल्का सा ज़्यादा ही कंज्यूम करें, ताकि आप परफॉर्म कर पाएँ एट योर लेवल बेस्ट। तो मुझे तो लगता है कि मैंने कंज्यूम इतना कर लिया था कि कम पढ़ा था, लेकिन आई इवेंचुअली एंडेड अप टॉपिंग। और अगले साल तो 5 मेडल थे तुम्हारे यार, 5 गोल्ड मेडल। मैंने तो जब अखबार में पढ़ा, मेरे पास कहीं से कटिंग आई तो मुझे किसी ने भेजा, शिवा गुप्ता के 5 गोल्ड मेडल हो गए। सो मैंने सडनली मैसेज किया, मैंने कहा यार आई फील प्राउड कि मेरे स्टूडेंट ने कम से कम एक अध्यापक की मेहनत सफल हो गई। ठीक है, हमारा साथ कहीं तक था, लेकिन जब हमारे बच्चे कुछ ऐसा करते हैं तो टीचर्स को बहुत खुशी होती है। सुना ना कि किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर, स्त्री को अपने गहने देखकर जो खुशी होती है, डॉक्टर को अपने मरीज को ठीक होते हुए देख के जो खुशी होती है, वही खुशी एक अध्यापक को तब होती है जब उनके बच्चे इस प्रकार से सफल होते हैं। तो 2018-19 में जब आपने तैयारी की, तो शिवा उस समय तो जेई नीट दोनों का बड़ा कमाल का माहौल चल रहा था। तो वाई डू यू सिलेक्टेड यार मुझे नीट लेना है या मैं नीट की तरफ जाता हूँ? क्योंकि जो बच्चे 10th वाले हैं वो भी सुन रहे होंगे, वो भी अपना करियर चूज़ कर रहे होंगे इस समय, तो उनके लिए भी एक ऐसा छोटा सा सवाल है कि नीट या जेई में से नीट ही क्यों? सर, मैं खुद को थोड़ा सा लकी मानूंगी इस मामले में कि मुझे बायोलॉजी लेने से पहले पूरा पता था कि मुझे बायोलॉजी ही लेनी है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मेरा टारगेट सेट था। मेरे पापा को भी एक्चुअली डॉक्टर बनना था। उनको देखते हुए थोड़ा सा अंदर से लगता था कि चलो मैं भी करूँगी। पर जब मैंने अपना सब्जेक्ट खोला, पढ़ा, तो अलग ही अटैचमेंट विद द सब्जेक्ट डेवलप हुआ। एंड आज भी जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ और पेशेंट से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही जगह हूँ। मतलब आपको अपना इकिगाई मिल गया बेसिकली। इकिगाई, और सही बात है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो सुबह उठ के बोल पाते हैं that I am happy to do what I am doing, and touch wood I can say that I am very happy to do. बेसिकली आपको तैयारी करने का जो स्पार्क मिला वो कहीं ना कहीं मानव सेवा से प्रेरित रहा होगा जी, कि हम लोगों की सेवा करें। और देखो दोस्तों जो मुझे सुन रहे हैं ध्यान से, जैसे मेरी बिटिया यहाँ बैठी है, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यहीं तक पढ़ाई की बात नहीं हुई, इसके बाद इन्होंने अपना एक एनजीओ बनाया। एनजीओ बहुत बड़ी बात होती है, और आज ये अपनी एनजीओ के माध्यम से, शिवा उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे ज़रूर हमें, और आज ये लोगों की सेवा कर रहे हैं उस एनजीओ के माध्यम से, है ना, जिसका नाम है आपका इंडियन मेडिकोस फॉर चेंज। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि एक व्यक्ति अपने लिए और फिर अपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद एक डॉक्टर बनना एक संपूर्ण
कुछ सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति सी है, क्योंकि मनी इंक्रीजेज आफ्टर सर्ट टाइम ऑन पेपर्स, लेकिन आप जो आपको समाज की सेवा करके जो सुख प्राप्त होता है वो शायद मुझे लगता है आपको इस प्रोफेशन में मिलता जरूर है। डेफिनेटली यही मैं आगे भी बताने वाली थी। हाँ। तो जैसे मुझे बचपन से लोगों को छोटी मोटी पट्टी लगा के भी जो खुशी मिलती थी सही बात है। मेरे घर के सामने एक बार एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो उसको मैं अपने घर ले गई थी, उसकी पट्टी वगैरह जितना मुझे उस टाइम आता था, मेरे घर पे बोरोलिन या वैसलीन कुछ था जो मैंने लगाया था, और उसको वो ठीक हो गया था 2-3 दिन बाद। उसकी खुशी बहुत एक्सट्रीम थी, क्योंकि वो बच्चा एक वर्कर क्लास का बच्चा था और अगले दिन वो अपने संग और दोस्तों को लेके आया था। तो मुझे लगा कि दिस फीलिंग इज डिफरेंट, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस ऑन अ डेली बेसिस। और फिर जब मैंने अपना NGO खोला जो इंडियन मेडिकोस फॉर चेंज है, उसमें हमारा यही टारगेट रहता है कि हम स्लम्स में जाएं, जिन लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी एक्सेसिबल नहीं है या उनके पास इतना पैसा नहीं है, हम खुद उनके पास जाएं। जो दवाई वो खुद खरीदते हैं वो हम जोड़ के पैसा उन तक प्रोवाइड क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बेसिकली मुझे यहाँ पे मैं जो एड ऑन करना चाहूँगा, शायद अच्छे कॉलेज से पढ़ने का बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो एक अच्छा ग्रुप आपको मिलता है। मतलब बेसिकली वो होता है ना कि भाई वाई वी शुड प्रिपेयर फॉर रैंक, या क्यों अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, अच्छा इंफ्रा, अच्छे टीचर्स के साथ साथ अच्छा ग्रुप। अच्छा ग्रुप होगा तो आप अपने स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस अब आप एक टीम चला रहे हैं और मैं टीम की वैल्यू समझता हूं, तो आपके पास भी एक टीम होगी कहीं ना कहीं, तो वो टीम आपकी 100% सफल हो रही होगी, काम भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए एक सोच जैसे लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब आपका जब ये स्टार्टअप चल रहा है तो आप एक पूरी की पूरी टीम है और जिसका एकमात्र ध्येय है कि स्लम्स में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जहाँ तक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ पर इंडिविजुअल काम करें। मैं इसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ प्यारे बच्चे, मुझे बड़ी खुशी है और भगवान करे आप इस कार्य में 100% सफल हो। तो ये थी शिवा की जर्नी, जिसमें शिवा ने बताया कि 18-19 में उन्होंने यहाँ पे तैयारी की, फिर उसके बाद वो KGMU लखनऊ पहुँच गई, फिर उन्होंने वहाँ टॉप किया, फिर उनके वहाँ 5 गोल्ड मेडल आए और उन्होंने बहुत बढ़िया अपना आजकल स्टार्टअप भी रन कर रही हैं। और आज हम बच्चों के सवालों के जवाब यहाँ पे देने वाले हैं नीट के चैनल पर, और नीट के चैनल पर ऑब्वियस है डॉक्टर की ही बातें होंगी, और ये भी बताया कि मोटिवेशन क्यों मिला, लोगों की सेवा करने का जब भाव पैदा हुआ तो उसके हिसाब से इन्होंने डॉक्टरी को चुना। अब शिवा अगले सवाल पर चलते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन टफ है ना, आजकल 24 लाख बच्चे कंपटीशन को दे रहे हैं, तो जो सेल्फ बिलीफ होता है बेसिकली अपने ऊपर विश्वास, वो कभी कभी क्या बच्चों का पढ़ते पढ़ते डोल जाता है। मतलब उनको लगता है यार मैं ठीक भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए। तो ऐसे में बेसिकली उन्हें किससे एडवाइस लेनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हनुमान जी के पास तो जामवंत थे, हनुमान जी के पास बहुत ताकतें थी, लेकिन जामवंत क्या करते थे, उनकी हेल्प कर देते थे, बता देते थे। तो भाई सवाल ये कि बच्चों के जामवंत कौन होने चाहिए, किससे वो प्रॉपर गाइडेंस लें, और वो गाइडेंस उनको कैसे अपने टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। ऑब्वियस आपके भी कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं गाइड किया होगा, स्वाभाविक है, हम ही लोग थे वो, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी एक बच्चे का माइंडसेट होता है जो वही जानता है, उसकी तकलीफ उसका दर्द उसी को पता होता है। तो हमारे जामवंत कौन होने चाहिए, कौन हमें किन से सलाह लेनी चाहिए, ताकि हम जब उस रास्ते पे चल रहे हों तो उस रास्ते पे चलते चलते हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। सर जब मैं पढ़ रही थी यहाँ पे तो मैं JSTAR बैच में थी और हमारी टीम में 9 टीचर्स थे, 9 मेंबर्स थे। हर एक टीचर के पास मुझे याद है मैं गई हूँ मेरे अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, और सब ने मुझे अपने अपने तरीके से उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन दिया है जो वर्कआउट किया है। तो मुझे एक्चुअली कभी अपने घर पे कॉल करके कोई परेशानी बतानी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास वो टीम ऑफ 9 मेंबर्स थे। और मुझे लगता है कि वही आपके जामवंत होने चाहिए, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस देंगे, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्टीज़ है जो कहीं से भी नहीं आ रहा है, बल्कि उनके ईयर्स लॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं और जा रहे हो, आप या किसी अपने बच्चे से, किसी दोस्त से, साथ वाले से आप डिस्कस कर रहे हो, तो आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर कंपटीशन नहीं है। आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी है भी कि नहीं है। हाँ, उस लेवल पे उस प्रॉब्लम को समझ भी पा रहा है कि नहीं, मतलब वो सुन तो रहा है आपको, लेकिन पता नहीं उसके पास सॉल्यूशन है अथवा नहीं है।
और कभी कभी वो जो सॉल्यूशन होते हैं जो आप ले लेते हो, क्योंकि मेरे आसपास के लोग जो, जब मैं हॉस्टल में रहती थी या मैं वैसे भी देखती थी, वो कंपनी बन जाती है आपकी। हाँ। जिसके साथ आप ये शेयर करते हो वो कंपनी बन जाती है। बट वो कंपनी कितनी वाइजली आपने चूज़ की है, वो कंपनी आपको कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, वो एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है। और बाय द टाइम वो पता चलता है कि आप अपना बहुत प्रेशियस टाइम लूज़ कर चुके होते हो। एज अ डॉक्टर भी हम ये कहते हैं कि आपको अगर कोई परेशानी है तो बगल वाले से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से उसका इलाज पूछने के बजाय आप सीधे डॉक्टर के पास आइए। सीधे डॉक्टर। अल्टीमेटली आपको जो दवाई देना है वो डॉक्टर को देना है, लेकिन वो जो गैप आपने क्रिएट किया उसमें आपने अपनी प्रॉब्लम और एक्सटेंड कर ली। और आप अगर पहले ही उनके पास जाते हैं तो आपका जो इजीली कम डोज में आपका जो इलाज हो जाता है, आज वही बड़ी डोज में होगा। वही बड़ी डोज में होगा। तो बेसिकली 18-19 में जैसे मोशन के सीमित संसाधनों के साथ आपने सिलेक्शन निकाला है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक भी पहुँचे, तो उसमें ये बात आपकी कनेक्ट होती है कि हमें हमेशा अपने मेंटर से बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है शायद खुल के बात करनी चाहिए। और मुझे तुम्हारे बारे में याद भी आता है, तुम ऐसी ही थी, मतलब कोई भी बात होती थी तो तुम कम्युनिकेशन में बहुत विश्वास रखती थी, कोई भी परसेप्शन नहीं बनाती थी ना, मतलब बात ही कर लेती थी। एक बड़ा अच्छा सा शेर मुझे याद आया कि मैं चुप रहा तो गलत फहमियाँ और बढ़ी, मैं चुप रहा तो गलत फहमियाँ और बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं, है ना। तो कभी कभी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने से डरते हैं, तो आप सही कह रहे हैं, तो हम गलत तरीके से एक कोई गलत फहमी या कोई मिसबिलीफ पाल लेते हैं, जिससे हमें अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट आ जाता है, जिसमें इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा स्टडी मटेरियल, इतने अच्छे टीचर्स, प्रॉपर गाइडेंस के बाद भी अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ ही है। और एक्चुअली सर, अपने पे आपको कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाना चाहिए वो है आपके टीचर्स पे। स्पेशली मतलब क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी टीम जो थी, और मोशन में विश्वास रख के बता सकती हूँ कि मोशन की टीम जो है उसमें हर एक फैकल्टी आपके साथ जुड़ता है, आपको टाइम इन्वेस्ट करता है और मेहनत कर रहा होता है। ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल है। इस कोचिंग सेंटर के लिए मेरे दिल में इतना प्यार है, मैं सबको बताती हूँ। तो ऐसे लोग बहुत नसीब से मिलते हैं, और अगर आपको मिले हैं तो उन पे आप विश्वास रखिए, उनसे जाके आप बात कीजिए, वो आपके सोल्यूशन रखते हैं, बस आपको पूछने की देर है। हाँ, मतलब मेरा मानना यही है कि इधर उधर ना ढूंढें किसी चीज़ को, जैसा आपने कहा अपने पड़ोसी से ना पूछे, इधर ना पूछें, सीधे सीधे उस बात पे चर्चा करें, तो उसका एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। वाह भाई वाह, तो बहुत बढ़िया आपने उसका एक बढ़िया सवाल का बढ़िया जवाब दिया, और मुझे लगता है शायद ये बच्चों तक बात पहुँच भी रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जब आपको कभी भी सेल्फ डाउट हो या जब भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो अपने मेंटर्स से खुल के बात करें। उनको अनुभव है इस बात का कि अभी जो स्थिति आपके साथ हो रही है वो किसी बच्चे के साथ पहले कभी बीती होगी, और तब उसका क्या सॉल्यूशन काम कर गया होगा, तो वो उसी के आधार पर आपसे बात करेंगे। और फिर भी ना हो तो आप प्लीज़ उनसे बात करते रहिए, तब तक बात करिए जब तक कि आप अपनी बात उन्हें समझा ना पाएँ, है ना। और ऐसा कंफर्ट मोशन एजुकेशन नीट डिवीज़न आपको खूब देता है। आपके अध्यापक यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो आपसे इस बारे में खुल के बात करते हैं और खुल के आपकी चीज़ों का समाधान देते हैं। और जैसा शिवा ने कहा कि प्लीज़ अपने साथ वालों से बहुत ज़्यादा मिल करके ओपिनियन या कंपनीज ना बनाएं, क्योंकि उनको भी वही समस्याएं रहती हैं और उनके पास भी उतने ही जवाब होते हैं जितने आपके पास होते हैं। तो ये था एक सवाल। अब मैं चलूँगा शिवा अगले सवाल के ऊपर। तो शिवा, एक सवाल मेरे मन में ये आता है, जो भी अपन चर्चा कर रहे थे रिसोर्सेस वाला, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस या ओवर रिसोर्सेस। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चे बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट्स, है ना, अनाप शनाप चीज़ें रखते हैं अपने पास। ये अलग बात है कि वो लास्ट टाइम तक उसको अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इस पर क्या इंसाइट होना चाहिए कि जब हम तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते समय मतलब हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में सिस्टमेटिक कंटेंट का, लिमिटेड कंटेंट का क्या महत्व होता है? सर, मैं ये मानती हूँ कि उतना परोसो जितना खा पाओ। ओके। अगर आप इतना परोस लोगे, आप ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप हर चीज़ को कैसे टेस्ट कर पाओगे? एंड इवेंचुअली कोई मतलब नहीं रहा। जैसे अगर आपके पास एक मॉड्यूल ही बना लिया आपने, पूरा एक नोटबुक भर ली एक टॉपिक के ऊपर, तो आप उसे ना रिवाइज कर पाओगे, ना उसे याद रख पाओगे, और उसे छोड़िए आप किसी और चीज़ को भी नहीं कर पाओगे। और बच्चे यूजुअली अटक जाते हैं कि मैम 560 तो आ रहे हैं पर 600 नहीं आ रहे हैं, 600 तो आ रहे हैं पर 640 नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप उसके आगे या तो कॉन्स्टेंटली वही गलतियाँ रिपीट करते जा रहे हो जो आपने पहले की थी, आप उसे सीख नहीं
नहीं रहे हो, या तो आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, आपकी मैथमेटिक्स जैसे कि बेसिक टेबल्स में वीकनेस है, प्लस माइनस जल्दी जल्दी में नहीं कर पा रहे हो। इन सबसे भी परे अगर एक बात है तो वो ये कि आप रिविजन एक स्पीड पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रिवाइज करते हुए जाओगे तो फिर आपकी वो चीज़ें आपकी स्कोर बोर्ड पे रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन अगर इतना फैला हुआ है तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और मोशन की एक बात अच्छी थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, मुझे लगता है कि लिमिटेड ही रखना चाहिए, एक्सेसिव से प्रॉब्लम होती है। और उस टाइम पे जिस टाइम मैं थी उस टाइम पे लिमिटेड का मोस्ट एफिशिएंट यूज़ किया गया था क्योंकि हमारे हर वीक में 3 एग्जाम्स होते थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, फिर बाई वीकली हमारा ग्रैंड टेस्ट होता था, और इतनी प्रैक्टिस, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आपके यहाँ वो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो हमारे, उसमें कितने सारे टेस्ट होते थे, वो तुम लोग मना करते थे, फिर भी मैं कहता था नहीं सारे पेपर देने हैं। लेकिन हमने दिए भी। एनवी सर का कंसेप्ट था कि भाई हमारे कम से कम 25 से 30 पेपर तो फुल टेस्ट होने चाहिए, जिससे क्या होता है रिजल्ट का इंप्रूवमेंट होता है, प्रॉपर रिवीजन होता है। और अपन ये भी ठीक कह रहे हैं कि नीट में पेपर टफ नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है। 100 मीटर दौड़ना है, अब 100 मीटर दौड़ना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन 100 मीटर के लिए ऑब्वियस है यार हर बार टाइम तो घटाना पड़ेगा ना। तो वो बात आपकी ठीक है कि इतने ज़्यादा फैलाव की जरूरत नहीं है, आप जो पढ़े उसको रिवीजन कर पाएं। और नीट में वो लोग नॉलेज एक लिमिट तक ही टेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो लोग 11th और 12th का ही आपका बेस चेक कर सकते हैं, वो लोग आपसे एमबीबीएस के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। बिल्कुल सही बात है। तो अगर नॉलेज उतना ही है तो फिर कैसे वो फिगर आउट करेंगे कि इसमें से वो बच्चा कौन है जो सिलेक्शन पाना चाहिए, वो जो नहीं। वो टेस्ट करते हैं आपके प्रिसिजन को, आपके एक्यूरेसी को, आपके टाइम मैनेजमेंट को और आपके पेशेंस को। कितना कामली आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, कैसे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो और कैसे अपना बेस्ट आउटकम दे सकते हो। आपको काम इन चीज़ों पे करना है, और इवेंचुअली अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होगा तो बाकी सब पे काम कर पाओगे। आप अपनी टेबल सही कर पाओगे, अपना कैलकुलेशन सही कर पाओगे। हाँ, वो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पर हम लोगों को काम करना होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे लगता है शायद हमें सफलता की ओर ले करके जाते हैं। और हर टेस्ट में आप अपने नंबर धीरे धीरे बढ़ाते भी जाते हैं, ये भी होता ही है। तो ठीक है, आजकल तो मोशन एजुकेशन पूरा AI बेस्ड काम कर रहे हैं हम लोग, पूरा टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं। NCERT की बुक लाए हैं जिसके अंदर मतलब हम लोगों ने NCERT की बुक, तुम्हें जान के अच्छा लगेगा कि एक तो NCERT की बुक थी, NCERT की बुक का 1 पेज और उसके साथ बनने वाले 4 से 5 सवाल 1 पेज पर। तो आप सोचो कि मतलब बच्चा NCERT को अब क्रेजी होकर इंटरेस्ट के साथ करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि इस वाले पेज से सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि NCERT वैसे भी एक टेक्स्ट बुक है। तो अगर वो एक टेक्स्ट बुक है लेकिन सोचो उसके साथ अगर हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो कितना बढ़िया है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, इट्स अ गुड आइडिया। और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। एनवी सर हमेशा इनोवेटिव भी हैं और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और उन्हें पता है नीट में कैसे बच्चों का टाइम बचाना चाहिए। तो हमारा भी फोकस बेसिकली यही रहता है। लेकिन जो बात सीखने वाली है वो एक आपसे ये सीखने वाली है कि बहुत एक्सेसिव स्टडी मटेरियल की बजाय आप प्रॉपर रिवीजन करें। अगर आप ढंग से रिवीजन कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर्स देने की बजाय जो टेस्ट पेपर्स में भी गलतियां हैं उन पे काम करें। मैं तो ये कहती हूँ कि जो गलत हुए क्वेश्चन, हाँ, उनको तब देखो, उनको पर जो सही हुए हैं उनको भी देखो, जो क्योंकि आपके उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन तो तुक्के में भी सही हुए होंगे ना। आपका 550 या कुछ 600 आया, उसमें आपको क्या सारे आते थे, तुक्के नहीं लगाए थे। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो जिस क्वेश्चन मुझे डाउट होता था मैं उस पर एक पॉइंट लगा देती थी, भले वो क्वेश्चन सही भी हो जाए। आई यूज्ड टू गो बैक टू दैट क्वेश्चन, अब मैं फिगर आउट करती थी कि सही मैंने गलती से किया कि जानबूझ के किया। उनसे भी सीखने को मिलता है। इसलिए आपको टेस्ट पेपर तो एकदम थरो थीसिस करनी चाहिए अपने टेस्ट पेपर्स पे, ताकि आप गलतियां कम करो और स्कोर्स बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, बस 1-2 सवाल और पूछेंगे क्योंकि समय सीमित है। मैं शिव आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज बहुत दिनों बाद आप, बल्कि बहुत सालों बाद कैंपस में आए, 18-19 के बाद आज आपका आना हुआ, तो मेरे ख्याल से 25 चल रहा है जी। तो 25 में आपको पता भी होगा, आपने अपने कुछ फोटोग्राफ्स देखे होंगे जब आप यहाँ से सिलेक्ट होके गई। तो एक तो फ़ोटो जेई में चलता था और एक फ़ोटो नीट में चलता था, तो नीट में फ़ोटो आप ही का था। और आज जब आप वहाँ पे मेरे साथ, जब हम कैंपस टूर कर रहे थे, तो कैंपस टूर करते करते जो वो हमारा साइकेट्रिस्ट वाला रूम है वहाँ पे आपका फ़ोटो लगा हुआ था। कैसा लगा बेटा अपने इस संस्थान में वापस आ करके और चीज़ों को देख करके? सर, मुझे तो मोशन हमेशा याद रहेगा क्योंकि मेरी लाइफ का तो उसने एक हिस्ट्री लिखी हुई है, पर मोशन को मैं याद रहती हूँ। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमेशा है, बिल्कुल। आपके बैच के बहुत सारे बच्चे, आप, अदिला, है ना, ललित, और क्या कहते हैं एक वो चंद्रमोहन जी, बिल्कुल, अनीस, बहुत सारे बच्चे हैं, वो मैं जानता हूँ, उनसे लगभग संपर्क में हुए थे। हाँ, सभी बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ मैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको क्यों नहीं याद रखेंगे। मैंने कहा था ना, जैसे पहली बार कि किसान को अपनी फसल देख के खुशी होती है, ऐसे एक अध्यापक को अपने शिष्यों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से वो शिष्य जिन्होंने अपनी बात को रखा, उस पर अमल किया और फिर उसमें उन्होंने सफलता का एक परचम भी लहराया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में जो लोग काम करते हैं एक समय के बाद, यानी कि सोशलिज्म का, सोशल होने का, वो आप अभी से कर चुकी हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से शिवा को बधाई देना चाहता हूँ। आप यूएस के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं और आप पीजी करने अब यूएस जाने वाली हैं। हाँ जी सर, स्टेप 1 मेरा क्लियर हो चुका बहुत है, बढ़िया। स्टेप 2 के लिए प्रिपेयर कर रही पूरी हूँ। शुभकामनाएं हैं, 100% आप उसमें सफल होंगी और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, पूरा मोशन परिवार आपके लिए कामना करता है। थैंक यू सो मच सर। तो शिवा, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूँ कि आज हम लोग बात करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आप प्रोफेशन में डॉक्टर हैं। आपका मैंने पॉडकास्ट भी देखा है, डिटॉक्स के नाम से आपका पॉडकास्ट भी आता है। मतलब आप बच्चों की काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं, आपके ग्रुप है जिसमें आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, है ना। तो जो ये मेंटल प्रेशर बच्चों के ऊपर बनता है, वो ऑब्वियस है, हर किसी का एक स्ट्रेस लिमिट अलग अलग होता है, ये हम भी जानते हैं। तो जब वो प्रेशर फील होता है तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए बच्चे को किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए या क्या उपाय अपनाने चाहिए? मैं एक एक्सपर्ट की ओपिनियन से आपसे जानना चाहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे जब कभी भी इस तरह के प्रेशर को महसूस करें, जैसे वो फ्लाइट का एक हार्मोन होता है डॉक्टर्स के पास, एड्रेनलिन। यस है ना। तो वो हार्मोन ऑब्वियसली जब हमारा बच्चा तैयारी करता है तो वो भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महसूस तो करता ही है। तो बेसिकली उसको रिलीज करने का या उसको सही दिशा देने का कोई तरीका हो। हालांकि हम ये कहते हैं भाई रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगी होती है। तो है तो वो उस तरह की चीज़, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस प्रेशर को हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। तो आप उसमें क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सर स्टार्ट से शुरू करते हैं कि आप आए हो पढ़ने के लिए, आपने प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की है, आपको स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ें सॉर्टेड रखनी है। पॉइंट नंबर 1, अपना मटेरियल सॉर्ट आउट करना है, अपनी कोचिंग सॉर्ट आउट करनी है, आपको लिमिटेड कंज्यूम करना है, ताकि आपने जो पहला कदम रखा है, जैसे गृह प्रवेश में भी हम लोटा कलश रखते हैं, तो वही सही रखना है ताकि मेंटल प्रेशर क्रिएट ना हो। आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करनी है। प्रॉब्लम आए, एंग्जाइटी बढ़े, मेरा सोल्यूशन होता था मैं पढ़ने बैठ जाती थी। आज तक भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि वो सोल्यूशन ही है। अगर हम सोल्यूशन से भागेंगे और बाकी चीज़ों को फोकस करेंगे तो हम गलत जगह पे जाएंगे और हमको फिर डार्कनेस ही मिलने वाली है। मैं पढ़ने जाती थी, उसके बाद भी चली कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रैक्टिस पेपर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब तो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। मैं ब्रेक ले लेती थी, मैं खुद को 1 घंटा देती थी, अपना जो मन में आया करती थी। दिमाग के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो सेल्फ रिजुविनेट होता है, वो खुद को ठीक कर सकता है, अपने आप पे ट्रस्ट रखती थी और उसके बाद पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद भी, क्योंकि आपने बोला कि हर बच्चे का स्ट्रेस लेवल अलग होता है, हर कोई वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है, उसके बाद आपको हेल्प लेनी चाहिए फ्रॉम अ प्रोफेशनल। ओके। क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स, आपकी कोचिंग में भी आपने बताया हम साइकेट्रिस्ट के चेंबर के बाहर ही थे, आप उनके पास जाइए, जो काउंसलर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनसे काउंसलिंग लीजिए बिफोर इट गेट्स लेट। बात कीजिए जी, बात कीजिए, अपने टीचर से भी बात कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं, बट स्टिल दे विल ऑल्सो रिकमेंड यू अ काउंसलर, दे विल ऑल्सो रिकमेंड यू अ साइकाइट्रिस्ट अगर आपको ज़रूरत होगी तो। एंड उसमें देर मत कीजिए, पीसफुली अपना पढ़ाई कीजिए और इवेंचुअली सिलेक्शन होना एक बहुत अच्छी बात है, लाइफ चेंज हो जाती है, बट लाइफ आपकी हमेशा चेंज होगी जब भी आप मेहनत करोगे। बिल्कुल सही बात है, मेहनत करते रहिए। जहाँ भी आप मेहनत करेंगे आपकी लाइफ इज गोना बिकम ब्यूटीफुल। तो दिस इज वेयर यू हैव टू वर्क हार्ड। पर अगर नहीं हो रहा है, टेक अ पॉज, टेक अ चिल पिल और अपने लोगों इंटरेस्ट का काम करना, अपना ना वही जैसा आपने कहा, अपने इंटरेस्ट का काम करना, अपनी पढ़ाई को कर लेना, लेकिन उसके सामने डटना, डटना। और द डिटॉक्स पॉडकास्ट भी देख सकते हैं जो हमने बच्चों के लिए बनाया हुआ है। हाँ, नहीं बिल्कुल, आपके डिटॉक्स पोस्टकार्ड को हम जरूर रिकमेंड करते हैं, बच्चों को बताते भी। और एक सबसे बड़ी बात, एक प्रोफेशनल उसको बताए तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है ना। देखिए वो महत्व रखता है कहीं ना कहीं। तो ये तो अच्छी बात है शिवा, इस बहाने आज हमने मेंटल हेल्थ पे भी चर्चा कर ही ली है। और ये एक फेजेज़ हैं, हम सब जानते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं और उस फेज से निकल जाते हैं तो वो प्रेशर ही फिर हमारी ताकत बन जाता है, जिसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं। वो तो एक इंटरनल रिएक्शन है, तो अगर हम उसको मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक पॉजिटिवनेस लेकर के आता है। तो शिवा, एक सवाल मैं और जानना चाहता हूँ बच्चों की जानिब से कि जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या,
क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब हमारे पास मान लीजिए जैसे नीट 4 मई को होने वाला है, तो बच्चों के पास अभी लगभग कुछ समय है, जैसे 50 दिन के आसपास का समय है। तो अगर बच्चों के पास ये समय है तो इस समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए, मतलब कहीं ज़्यादा पढ़ के तो नहीं, कहीं और कुछ करके तो नहीं, या चलो मैं तो जो बताऊंगा तो मैं अध्यापक की लैंग्वेज में बता दूंगा। मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड राय दीजिए कि अब बच्चे को इस समय क्या करना चाहिए। 54 डेज टू बी प्रिसाइज, ये फिगर मुझे एक बच्ची ने ही आज बताई थी कि अच्छा, इतने ठीक। दिन बचे हैं और बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो काउंटडाउन शुरू कीजिए, अच्छा। कितने दिन बचे हैं, अपना शेड्यूल बनाइए। बिल्कुल मतलब बाहर जाना, घूमना घामना और एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, क्रैश कोर्सेज लेना लिमिटेड, बिकॉज अभी टाइम है। दीज गोल्डन आवर्स दैट यू गॉटन, उनको डिवाइड कीजिए, कैसे आपको इतने टाइम में ये रिवीजन ख़त्म करना है, कितने टाइम में दूसरा रिवीजन ख़त्म करना है, और इसको बीच में जैसे पिरोया जाता है ना, हाँ। उसमें बीच में पिरोइए अपने टेस्ट सीरीज़, जो कि एक सूटेबल सोर्स से, क्रेडिबल सोर्स से आप अटेंड कर रहे हो। और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट से सीखना है। टेस्ट से अगर आप वो टेस्ट से सीखने का टाइम निकाल दे दोगे तो फिर इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो अपना टेस्ट सीरीज़ देते हुए उन टॉपिक्स को फिगर आउट कीजिए जिसमें आप गलती कर रहे हैं, और उन टॉपिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। गो टॉपिक वाइज टॉपिक, ताकि उस टॉपिक से तो कोई गलती ना हो, भले नई गलती हो, गलती करने से मत डरो। इस टाइम पे गलती जितनी कर सकते हैं कर लो, ताकि मेन एग्जाम में वो गलतियाँ रिपीट ना हो। यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। द मोर यू स्वेट इन फील्ड द लेस यू ब्लीड इन बैटल, है ना? यही हुआ ना, जी। जितना पसीना बहाओगे मैदान में उतना ही कम खून बहेगा रणभूमि में। एक बच्चे ने मुझसे आज बोला था कि मैम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो अब मुझे वो टॉपिक देखने से डर लग रहा है, किडनी का चैप्टर देखने से डर लग रहा है। तो मैंने उसे ये बोला कि अभी अगर क्वेश्चन दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, इसीलिए दो कि गलती कर दो। हाँ, अभी गलती कर दो। और क्वेश्चन गलती करने के लिए जब दोगे तो डरोगे क्यों? डरोगे क्यों? तो गलती करो, लेकिन गुनाह तब होगा जब वो गलती रिपीट होगी। नई गलतियां करो, रिपीट मत करो। और गलतियों से डरो मत, उसी से सीखो बस। द रियल मिस्टेक इज वन बाय विच वी लर्न नथिंग। एग्जैक्टली। असली गलती वो होती है जिससे हम कुछ लोग नहीं सीखते हैं। ये तो कमाल का जवाब दिया है तुमने, क्योंकि इस समय बच्चे थोड़ा सा परेशान भी थे। मैंने भी एक ग्राफ बनाया था एक बार, अभी मेरे नीट के चैनल पे मैंने बच्चों को डाला, समझाया। तो मैंने उसमें बताया कि जब आप पढ़ते हैं, बेसिकली सवाल ये था कि जो हमारे नंबर आ रहे हैं क्या वो सही है क्या? तो मैंने बोला वो स्यूडो हैं। नंबर आपके सही कैसे हो सकते हैं? अभी तो आप पढ़ते तो पेपर दे रहे हो, आपको टाइम तो मिल नहीं रहा तैयारी करने का। लेकिन जब आपका कोर्स पूरा होगा और आपको पेपर की तैयारी करने का समय मिलेगा तो 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसलिए आपके मार्क्स कई सारे फेजेस में इम्प्रूव होते हैं। तो आज के नंबर से प्लीज़ जजमेंट मत करिए कि आपका आखिरी दिन तक क्या होने वाला है। आपको बस एक ग्राफ मेंटेन करना है जिसमें आप बढ़ रहे हो ऊपर, जिसमें थोड़ा नीचे जा सकता है, पर एक कांस्टेंट ग्राफ ऊपर जाएगा जब अल्टीमेटली वो होगा, तब जब आप अपनी गलतियों पे काम करो। तो ये तो बहुत बढ़िया था, 54 डेज का जवाब मिल गया हमें। प्लीज़ फालतू की चीज़ों से बचिए, केवल बढ़िया से रिवीजन कीजिए, अपने टॉपिक्स को बार बार देखिए। और जैसा इन्होंने कहा, एक बहुत बढ़िया लाइन ये कही कि यार मुझे किडनी का सवाल देख के भैया डर लगता, तो मैं किडनी का सवाल नहीं पढ़ता। देखो दोस्त, किसी ने खूब कहा है कि अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कबूतर के सामने बिल्ली आ रही है तो कबूतर को आंखें ना बंद करने की बजाय उसको फेस करना चाहिए और उड़ जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसको पंख भी दिए हैं। ईश्वर का ध्यान करो और मेहनत में लगे रहो, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था प्यारे बच्चों आपकी मेंटल हेल्थ का जवाब। और मुझे लगता है ये इस तरह की सीरीज़, ऐसे गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि शिवा ने इतना समय निकाल करके आज वो हमारे साथ आई, तो मैं बस अब इस विराम लेना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ शिवा कि जाते जाते बच्चों को कोई बढ़िया सी बात, कोई बढ़िया सा मैसेज आप जरूर दे करके जाएं। मैसेज मैं यही दूंगी कि अगर इधर आए हो कोटा, या इस जर्नी में आए हो, एक कंपटीशन की जर्नी में आए हो, तो गिव इट ऑल दैट यू गॉट। बिकॉज इस टाइम पे अगर आपने ये सब कर लिया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, तो यहाँ से अगर आप निकलोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी मैं आजकल जहाँ भी जाती हूँ तो अब मेरा नाम तो डॉक्टर साहिबा हो चुका है। घर पे या कहीं बार भी आपको एक पहचान मिल जाती है। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, दिस 1 ईयर और 2 ईयर जो आप यहाँ पे आए हो, इट्स गोना रीडिफाइन योर लाइफ। सो गिव इट योर ऑल, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, समाप्त करते हैं आज की श्रृंखला, और ये चलती रहेगी। इसमें आपके साथ हम लोग नए नए इसी तरह के अनुभवी व्यक्तित्वों को लाते रहेंगे। इनकी उम्र पर मत जाना, ये देखने में
छोटे दिखते हैं लेकिन ये बड़े बम हैं। तो मैं शुभकामनाएं संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ शिवा के लिए। शिवा, तुम बूंद हो तो तुम्हें नदी होना है, अगर तुम नदी हो तो तुम्हें सागर होना है, अगर तुम सागर हो तो आकाश तक उछाल वाली लहरें तुम्हारी पहचान हो। सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है सफलता किस ढंग से अर्जित की गई है, और रोशनी करने का ढंग बदलना है। चिराग ही नहीं जलाने हैं, चिराग बनकर जलना है, चिराग बनकर जलना है। और प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला में आपको जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो आप प्लीज़ उन सवालों को ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उन्हीं सवालों के आधार पर आपके साथ अगली महफिल सजा सकें और आपसे आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट्स के माध्यम से कर सकें, जिन्होंने इस सफ़र को जिया है और जो वास्तव में आपके सही सलाहकार होंगे। सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवा का, दिल से धन्यवाद मोशन परिवार। और तुम तो मोशन परिवार ही हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर रह करके जो तैयारी की, जो मेहनत की, और आज जिस मुकाम पे तुम पहुँची हो। और सबसे बड़ी बात, आज भी जब ये मिली तो वही ग्रैटिट्यूड, वही सारे भाव, तो जो टीचर होता है वो तो देख के गदगद हो जाता है। तो बेटे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।